नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। ग्रुप डी की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगा। सीट तो कुछ कम आ रहा है और कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो साइंस का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप इसे लगाइए ताकि साइंस मजबूत हो। और इसमें एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, तापमान उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होना चाहिए। तो ये जो तापन उपकरण है, इसका हीटिंग एलिमेंट जैसे कि इंडक्शन हो गया, आयरन हो गया, गीजर हो गया, तो इसके लिए उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता चाहिए, निम्न प्रतिरोध नहीं। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। ए नंबर है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। बी नंबर है, ये डीएनए के खंड हैं। सी नंबर है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। डी नंबर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों ए बी सी सही है। डीएनए का खंड है, प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है और जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी बात सही है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अगर इस तरह रोज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ग्रुप डी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे हैं और अच्छे प्रश्न हैं, और 25 का ये सेट है, 24-25 क्वेश्चन करके। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो जब बल का निर्धारण हो तो वो फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पे आता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि इधर एक्स ले लो, ये वाई और ये जेड। अब यहाँ पर एक्स अगर तर्जनी है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, और ये मध्यमा है जेड। जेड अगर मध्यमा है तो मध्यमा सबसे 4 अंगुली में लंबा होता है, तो ये धारा को बताएगा। तो अंगूठा जो होगा ऊपर की ओर वो बल का निर्धारण करेगा, बल फोर्स का। तो ये बायां हाथ का नियम बताता है। और बायां हाथ का नियम कहाँ उपयोग होता है, जनित्र जनरेटर में या मोटर में। तो मोटर में इसका उपयोग होता है, विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ए नंबर है फेफड़ा, बी नंबर है छोटी आंत, सी नंबर में त्वचा, डी नंबर में बड़ी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बड़ी आंत। नहीं, गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्योंकि बड़ी आंत जो है मल को गुदा द्वारा बाहर निकालता है। त्वचा का काम है पसीना वगैरह बाहर निकलना, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलना। फेफड़ा का काम है CO2 बाहर निकलना। फेफड़ा द्वारा CO2 निकलता है और त्वचा से पसीना, और बड़ी आंत से मल गुदा द्वारा। तो छोटी आंत का काम उत्सर्जी अंग के तौर पर नहीं है, ये पचने के लिए होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल कोई भी हो। एक नंबर है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दूसरा नंबर है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तीसरा है फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये मुख अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया। बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये 90 डिग्री अभी ये सीधी है अभिलंब के तौर पे। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, और वक्रता केंद्र से कोई किरण जाएगी तो वैसे ही वापस आ जाएगी, तो ये भी 90 के तौर पर ही सीधी रहेगी। लेकिन फोकस की अगर बात कर लें तो फोकस पे 2 घटना होती। एक, किरण आया दर्पण में और उससे होकर के चली गया। तो ये जो कौन बना यहाँ पर जो कौन बन रहा है, तो ये 90 का नहीं बन रहा है, तो ये अभिलंब के जैसा नहीं हुआ। यह तो फोकस से अगर ये फोकस है और फोकस से होते हुए जाएगा तो ये सीधा मुड़ जाएगा। तो ये जो छोटा सा कौन बना है अभिलंब के तौर पे नहीं देखा जाएगा, तो इसलिए 3 नंबर गलत है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि ए नंबर में है, 1 और 2। 6 नंबर प्रश्न है, कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन डैश के कारण, ए नंबर अपने छोटे परमाणु आकार, बी नंबर अपने अपरूपों, सी नंबर है पी कक्ष की उपस्थिति, डी नंबर अपनी सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता। तो कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है। और कार्बन के 2 तरह के अप्रूप होते हैं, एक रवादार और एक बेरवादार। रवादार में क्या होता है कि हीरा है, ग्रेफाइट है जो पेंसिल में रहता है, ग्रेफीन है और फ्लोरीन है, बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन C60 जिसको बोलते हैं। तो ये सब रवादार है। और बेरवादार है कोयला, चारकोल, कोक, ये सब बेरवादार है। तो और भी गुण होते हैं सहसंयोजन बंधन, लेकिन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में वो ज्यादा सक्षम है। 7 नंबर प्रश्न है, एक क्षैतिज सीधे
तार में धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, मतलब चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा बताना। तो एक तार ले लेते हैं, ये हो गया ईस्ट पूरब और ये हो गया वेस्ट पश्चिम, और धारा जा रही है इधर पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पूरब सिरे से देखे जाने पर चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताना है। तो ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार होगा कि फ्लेमिंग का नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार होगा, धारा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अंगूठे को कर देना है, और अंगूठे के अलावा चार जो अंगुलियां हैं वो तार को पकड़ते हुए दिशा में, जिस दिशा में मुड़ेगा, अगर मान लिया जाए कि अंगूठा इस दिशा में, तो चार जो अंगुलियां हैं वो ऐसे मुड़ जाएगी। अगर इस तार को पकड़े, कल्पना करें कि ऐसे तार को पकड़े हैं, तो ये अंगूठे ऐसे मुड़ जाएंगे, और अंगूठा जो मुड़ेगा वो इस दिशा में होगा। ये धारा है, ये धारा है, तो वो बाईं ओर वामावर्तीय दिशा में, इस दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि अंगूठा चारों अंगुलियां ऐसे मुड़ा है और अंगूठा सीधे पूरब की ओर दिखा रहा है, ये तीर अंगूठा है। तो इससे पता चलता है कि तार के लंबवत व वामावर्तीय दिशा में चुंबक क्षेत्र की रेखा की दिशा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तार के लंबवत तल में वामावर्तीय। 8 नंबर प्रश्न है, एक मैग्नीशियम रिबन वायु मतलब ऑक्सीजन में चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? तो चारों ऑप्शन है, यहाँ आर की जगह एच होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अगर Mg को O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ 2 आ जाएगा संतुलित होने के लिए, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। 9 नंबर, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो चारों एक ही वर्ग में आएगा। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि RRC ग्रुप बी 18/8/22 में ये तीसरे शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हो जाएगा जैसे जीव जंतु कोई मर गया तो वो अपशिष्ट के तौर पे सड़ गल जाएगा। खाने पीने का सामान है वो कागज, मतलब जीव जंतु पादप के हिस्से वही आ जाएंगे। तो ये मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति करेगा, ये बात सही है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये अपशिष्ट की मात्रा बढ़ाएगा नहीं, अब घटित हो जाएगा तो अपशिष्ट बढ़ेगा नहीं। मच्छर के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती हैं। हाँ, जैसे कहीं पानी जमा है, वहाँ सड़ने करने वाला चीज पड़ा है तो उससे मच्छर पनपने की संभावना है, दुर्गंध फैलाएगा ही। कोई भी पशु मरता है तो वो दुर्गंध करता है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि 3 ओम प्रतिरोध में प्रभावित धारा बताना, और ये 3 ओम और 4 ओम जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में है, और जब श्रेणी क्रम में हो तो अलग से 3 ओम के लिए ये और 5 वोल्ट है, तो इसको सूत्र में अप्लाई नहीं करना है, दोनों जुट करके ही आएगा, दोनों का योग आएगा। 7 ओम कुल है और यही समांतर क्रम रहता तो 3 ओम निकालने के लिए कहा जाता, तो 4 ओम को नहीं लेते, और वोल्ट 5 वोल्ट है। तो धारा पता करना है तो आई बराबर हो जाएगा V/R। V 5 वोल्ट है, आई बराबर V/R। तो दोनों ओम को मिला दिया जाए 5 वोल्ट, और दोनों ओम को मिला दिया जाए तो 7, तो 5/7 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 5/7। 12 नंबर है, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो सोडियम लेते हैं, ये है सोडियम, और जल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारों में से कौन सा? ए नंबर, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये संतुलित हो जाएगा इस प्रकार। 13 नंबर प्रश्न है, कथन है फर्स्ट और सेकंड, आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। तो
अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो दाईं ओर जो है उधर अधातु है और बाईं ओर जो है पीरियोडिक टेबल ऐसे रहता है, इधर दाईं ओर अधातु है और बाईं ओर धातु है, इधर धातु है। तो धात्विक गुण तो घटेगा ही, अगर बाईं ओर से दाईं ओर इधर जाएंगे तो इधर जाके धात्विक गुण घट जाएगा। एक नंबर बात सही है। और दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बोल रहा है कि कम होती जाएगी। तो आवर्त में ठीक है कि दाईं ओर जाएंगे तो 18 समूह देख रहे हैं जो निष्क्रिय समूह नियोन आर्गन, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन त्यागने की उसकी प्रवृत्ति नहीं ही रहती है। और फिर 17 देखें तो 1 रहता है, उसी प्रकार 16 देखें तो फिर 2 रहता है, तो ऐसे ही क्रम रहता है। तो दोनों बात सही है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट का सही व्याख्या कर रहे हैं, दोनों कथन सही है, फर्स्ट सेकंड सेकंड की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्न में सुमेलित कीजिए। पदार्थ है नींबू रस है, जठर रस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पीएच दिया है, नींबू रस का पीएच हो जाएगा 2.2, बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। और जठर रस जो पेट में अम्ल रहता है HCl, वो जठर रस के तौर पर रहता है, तो 1.2 हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच 14 नहीं होगा, इसका पीएच हो जाएगा 10। और हाइड्रो ऑक्साइड का जो है 14 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्षारीय है वो पूछा जाए प्रबल क्षार, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका 14 हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होगा, दोनों क्षार। तो इसका आंसर हो जाएगा CB, डी नंबर। अब देखेंगे 15 नंबर। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं जड़ के द्वारा। डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है शकरकंद, पत्थरचट्टा, अदरक, नागफनी। तो शकरकंद अपनी जड़ों से ही नए पौधे बनता है, शकरकंद होगा इसका आंसर। सतावर, पुदीना का भी यही काम है। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। पौधा में जो संग्रहित रहता है कार्बोहाइड्रेट, जब जरूरत पड़े तब उसका यूज है। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो स्टार्च। और जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन। 17 नंबर प्रश्न, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो गोलीय दर्पण आवर्धन माइनस में है, तो आवर्धन का सूत्र होता है -V/U, और एक सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर इसको हल करें तो V/U और ये -0.5, ये आ जाएगा, हट जाएगा 10 मतलब, तो ये आ जाएगा 1/2। अर्थात ये पता चल रहा है कि V/U बराबर 1/2 आ रहा है, और V/U आवर्धन है, और यही प्रतिबिंब की ऊंचाई, छोटी h प्रतिबिंब की ऊंचाई और बड़ी h वस्तु की ऊंचाई को दिखा रहा है। तो वहाँ बोला गया कि वास्तविक उल्टा छोटा या बड़ा, आभासी सीधा बड़ा। तो माइनस है तो वो तो वास्तविक होगा ही, और इसीलिए ये दोनों को अगर लें तो इससे ये पता चलता है कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से ज़्यादा बड़ा है, तो छोटा ही होगा, वास्तविक उल्टा छोटा होगा। इसका आंसर ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता याद करना। तो अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। जब लेंस की क्षमता याद किया जाता है तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए। तो ये जो है, और माइनस में लेना है क्योंकि अवतल लेंस अपसारी लेंस है। तो -50 सेंटीमीटर को अगर बदल देंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 मीटर, ये मीटर में आ गया। अब हम, ये हो गया -1/2 मीटर। अब लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, तो 1, और ये रखेंगे f का मान, तो ये पलट के आएगा, तो -2 डायोप्टर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, -2 डायोप्टर। 19 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कील प्रक्रिया को निरूपित करता है, तो कौन सा करता है। यहाँ बहुत जगह आर दे दिया है, तो ये RH है, हाइड्रोजन है। क्लोर एल्कील अभिक्रिया को कौन सूचित करता है। तो
पहला नंबर देखें तो सोडियम क्लोराइड को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या है अमोनिया के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये संभव नहीं। इसी प्रकार बी नंबर देख लेते हैं, CaCH जहाँ आ रहा है वो H है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ, और हमको क्लोर एल्किल प्रक्रिया देखना है, तो ये भी संभव इसके लिए नहीं है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर H हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और अम्ल का सोडियम लवण देते हैं, तो ये संभव नहीं होगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल, इसको पहले भी देख चुके हैं। सोडियम क्लोराइड और जल ये अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पर कहा था ना कि क्लोर एल्किल प्रक्रिया को निरूपित करता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्लोरीन जो बन रहा है हाइड्रोजन, ये क्लोर एल्किल प्रक्रिया को निरूपित करता है। विद्युत अपघटित करने के बाद ये प्रक्रिया होता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस चले जाएगा और एनोड जो होगा उस पर क्लोरीन गैस। तो ये चार ऑप्शन में यही सही है, और जहाँ आ रहा है वहाँ H समझना है, तो यहाँ इसका मतलब जल है, लवण और जल के साथ अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। 20 नंबर प्रश्न है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने, हाँ 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुछ जरूरत पड़ गया था। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों, एक तो बात है कि श्वसन की दर और प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के तौर पर आता है, श्वसन में CO2 आता है, और CO2 प्रकाश संश्लेषण को चाहिए और श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो दोनों का बैलेंस कैसे बना रह सकते हैं? अधिक ए नंबर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधे के विकास में वृद्धि होगी। बी नंबर उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। सी नंबर है पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे। डी नंबर पौधे का विकास धीमा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, यौगिक C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और डैश श्रेणी से संबंधित है। तो C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर, तो दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो CH2 का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है, 1 कार्बन का अंतर है, और ये विजातीय सजातीय समजातीय उसको बोलते हैं जो एक ही सूत्र से बना हो, जैसे एल्केन एल्काइन, और विजातीय एक ही से नहीं। तो ये तो एल्केन ग्रुप का है CnH2n+2 वाले का। अगर कार्बन यहाँ 2 रखे, यहाँ पर 2 रखे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6, 4 और 2 6, और 3 रखे कार्बन, कार्बन अगर 3 रखे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर CH2 और समजातीय। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा का इकाई नहीं है, किलोवाट, तो ये तो वाट में ही बदलेगा, ये शक्ति का हो जाएगा। कैलोरी ये है, वाट सेकेंड ये भी जूल के बराबर होता है, और जूल, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट, वो शक्ति के लिए इकाई हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ए नंबर है क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। बी नंबर है वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सी नंबर है क्योंकि वे कम प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। डी नंबर है क्योंकि वे अधिक प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। एक तो ग्रह विस्तृत स्रोत के रूप में ये कार्य करते हैं। अगर ग्रह और ग्रह के आसपास घूमता उपग्रह देखा जाए तो ये भी एक बड़ा स्रोत है, और तारा अगर कहीं दूर में है तो वो वायुमंडल में आने में उसमें जब प्रवेश करता है दूरी के हिसाब से, तो वायुमंडल में कई परतें हैं अलग अलग माध्यम में, तो ये ज़्यादा दूर हो जाने के कारण ये अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन वहीं उपग्रह और ग्रह में देखें कि ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं, और उपग्रह जो है, उपग्रह चंद्रमा जैसे है चांद, तो वो टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है क्योंकि वो बड़ा स्रोत भी है और साथ में हम लोगों के नज़दीक है। जब नज़दीक में है तो अपवर्तन की घटना का उतना पता नहीं चल पाता है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। HCl, यहाँ आर का मतलब HCl है, विटामिन के, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पित्त लवण। तो पित्त लवण जो है वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, तोड़ने का काम करता है, वसा को सरल करने का काम करता है। पित्त लवण ये यकृत द्वारा उत्पादित होता है, यकृत द्वारा, लीवर द्वारा, और पित्त की थैली में जाकर के जमा हो जाता है। तो आंसर समाप्त हो गया।
सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है। और साइंस इसमें ज़्यादा रहता है, ग्रुप डी में साइंस में मतलब, और एनटीपीसी में भी रहता है। और एनटीपीसी के लिए भी एक कारगर है। और बिहार जो CGL 4 आने वाला है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें तो 25 क्वेश्चन ही साइंस का रहता है 75 में, और 50 जीके जी है।